Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पॉट टेस्ट 07 का फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे आया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो बताना था एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम आयन से। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, L, वो होता है NH/2π। एंगुलर मोमेंटम का एटॉमिक मास नंबर से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर सेम ऑर्बिट का आप हाइड्रोजन एटम का देख लें या फिर लिथियम आयन का देख लें, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1:1, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे करेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। हाँ, for a transparent medium, relative permeability and permittivity mu r and er are 1 and 2.25 respectively. The velocity of light in this medium, velocity of light बताना है इस मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो जाता है बच्चे √μr/er, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से। दे रखा है म्यूअर का वैल्यू है 1 और ईआर का वैल्यू है 2.25, ये आ जाएगा 1.5। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, भी पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं v हो जाता है c/μ, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम लोग डिवाइड कर देंगे म्यू से, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखेंगे। सेमीकंडक्टर X इज मेड बाय डोपिंग अ जर्मेनियम क्रिस्टल विद आर्सेनिक, है ना। जर्मेनियम है, जर्मेनियम को डोप किया गया। जर्मेनियम बेटा ग्रुप 14 एलिमेंट है ना। इसको डोप किया गया है विद द आर्सेनिक। आर्सेनिक है ग्रुप 15 एलिमेंट। क्लियर है? तो जब 14 वाले को 15 वाले से, दैट इज पेंटावैलेंट से डोप करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है, इन दोनों से जो बनेगा सेमीकंडक्टर, वो X बन रहा है। तो X क्या हो जाएगा बच्चे? X हो जाएगा N टाइप। क्या हो जाएगा? N टाइप। क्लियर है? और इसी तरीके से वापस सेमीकंडक्टर बाई बनाया गया है, और वो किसके साथ डोपिंग किया गया है? उसमें जर्मेनियम को, मतलब ग्रुप 14 वाले को इंडियम के साथ डोप किया गया है, और ये है ग्रुप 13 का एलिमेंट, और ये है ग्रुप 14 का एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में डोप करेंगे तो बाई मिल रहा है हमें। तो बाई क्या हो जाएगा बच्चे? ये ट्राईवैलेंट है ना। ट्राईवैलेंट को अगर हम डोप करेंगे 14 ग्रुप एलिमेंट से, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो बाई हो गया पी टाइप, एक्स हो गया एन टाइप। ठीक है, तो ये बाई हो गया पी और एक्स हो गया एन, है ना। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। एक्स इज एन टाइप, एक्स इज एन टाइप, बाई इज पी टाइप, एंड द जंक्शन, गलत बात है, रिवर्स नहीं, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ठीक है, और x इज n टाइप, बाई इज p टाइप, एंड इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एन electron dipole of moment p is placed in an electric field in density E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes angle theta. ये डाइपोल है, तो इसका जो एक्सिस है वो क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ऐसा सवाल में बोला जा रहा है। थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta equal to 90 degree,
द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है बच्चे, P क्रॉस E, है ना, तो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है माइनस P डॉट E, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा P साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा। सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल is illuminated by a point source of light 1 meter away when the source is shifted to 3 meter. Then number of electrons emitted, each emitted electron carries, अच्छा इस तरह का ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अब हमें समझना पड़ेगा जो नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। तो N1 बाई N2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो N1 अपॉन N2, R2 हो जाएगा कितना, R2 है 3 मीटर, R1 था 1 मीटर, स्क्वायर हो गया। यहाँ से N2 लिखेंगे तो N2 हो जाएगा N1 अपॉन 9, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/9 से, है ना। तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज 1/9 ऑफ द इनिशियल नंबर। तो इनिशियल का क्या हो गया 1/9, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। हाँ, 2 हीटिंग कॉइल, वन ऑफ फाइन वायर, एक फाइन वायर का है, फाइन वायर, फाइन वायर मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है ना, एंड अदर ऑफ थिक वायर, दूसरा थिक वायर का है, इसको R2 बोल देते हैं, है ना, ये थिक है। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस फाइन वाले का ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, हम लोग जानते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है ना। तो थिक वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, फाइन वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल क्या है, सेम लेंथ भी सेम है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। तो जब सीरीज में कनेक्ट करोगे, देख लो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होता है, R1 हो गया, R2 हो गया, दोनों में सेम ही करंट जाएगा I, है ना। तो हीट जो प्रोड्यूस करेगा H क्या हो जाता है बच्चे, I² RT। तो I तो कांस्टेंट है, तो H प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना। तो अब H1 जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसके अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 का, है ना। तो H1 इज ग्रेटर देन H2 हो जाएगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब इन्हीं दो वायर्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, है ना, एक का रेजिस्टेंस R1 हुआ, दूसरे का R2 हुआ। पैरेलल में क्या होता है बच्चे, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पे अगर H लिखेंगे तो हो जाएगा V²/R इंटू टी, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम रहने वाला है, इसलिए पोटेंशियल से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अंदर कम हो जाएगा हीट, तो H2 इज ग्रेटर देन H1। यहाँ पे क्या था, H1 इज ग्रेटर देन H2। तो चलिए देख लेते हैं। बोथ वायर विल लिबरेट इक्वल एनर्जी इन द सीरीज एंड पैरेलल, गलत बात है। इन सीरीज थिक वायर, नहीं सीरीज में कौन सा, R1 कौन सा है बेटा, फाइन वायर, थिन वायर, है ना, तो गलत है। इन सीरीज फाइन वायर लिबरेट लेस एनर्जी, गलत बात है। इन सीरीज फाइन वायर लिबरेट मोर एनर्जी वाइल इन पैरेलल थिक वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है।
आप इसको देख सकते हैं, इसमें H1 ग्रेटर देन H2 है, इसमें H2 ग्रेटर देन H1 है। H2 का मतलब थिक वायर के अंदर हीट ज़्यादा है पैरेलल वाले में, और थिन वायर के अंदर हीट ज़्यादा है सीरीज वाले में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। The light reflected by a plane mirror forms a real image. प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में रियल इमेज कब बनेगा? जब इस तरह से लाइट इंसिडेंट होगा, कन्वर्जिंग लाइट इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, एक्चुअल पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। तो इंसिडेंट रे कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि रियल इमेज कब फॉर्म होगा? अंडर नो एनी सर्कमस्टेंसेस, गलत है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, गलत है। इफ द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट 1, a proton and a alpha particle having the same kinetic energy are moving in a circular path in a uniform magnetic field. The radii of their circular path will be equal. अब हमें देखना पड़ेगा r का जो फॉर्मूला है रेडियस का वो हो जाता है mv/qv, है ना, और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं 2mk/qb। अब सवाल में पढ़ेंगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो के को हटा देते हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है √m/q के। किसके? m/q के। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कौन सा पार्टिकल है जी? तो प्रोटॉन है और अल्फा है। तो r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा m प्रोटॉन m अल्फा इंटू q अल्फा अपॉन q प्रोटॉन, क्योंकि ये इन्वर्सली है q के, रूट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा, यही तो हमें देखना है। रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन m हो गया, ये हो गया 4m। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q या 2e लिख सकते हो, और प्रोटॉन का चार्ज q, तो यहाँ से m और m गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1/1, 1:1 आएगा, है ना। यहाँ से रूट अंडर 1/4, 1/2 आएगा, 2 कट जाएगा, तो 1 आएगा। मतलब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनी टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी and entering a region of uniform magnetic field B in a direction perpendicular to B will describe circular trajectory of equal radii. गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे देखेंगे, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। When two deuterium nuclei fuse together to form a tritium nuclei beget, है ना। क्या बोल रहा है? ड्यूटेरियम ये हो जाएगा H12, अगर ये फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बना रहा है? ट्राइट्रियम, तो 1,3 हो जाएगा, है ना। कंजर्व कर दीजिए मास का भी और चार्ज का भी, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन बना होगा, प्रोटॉन, है ना। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन। क्लियर है? प्रोटॉन, तो क्या हो गया सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखेंगे तो आपको डायमेंशन बताना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर, आप एक रिलेशन याद कर लीजिए कोई भी, जो भी आपको याद है ना। तो हम लोग जानते हैं विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर भी।
ईटा होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा का लिखेंगे तो F अपॉन आर वी हो जाएगा। 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। F का डायमेंशन लिखेंगे तो ml t माइनस 2 आएगा। R रेडियस है बच्चे तो इसका डायमेंशन L आएगा, और V वेलोसिटी है तो L t माइनस 1 आएगा। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा m L का पावर माइनस 1 हो रहा है ना, और T का पावर भी माइनस 1 हो रहा है। सिंपल है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। क्या बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के v के। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा K बाई वी। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m dv बाई dt, K बाई वी हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, इस v को इस साइड ले आइए तो हो जाएगा m v dv, और इधर हो जाएगा K dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी डी वी का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और इधर हो जाएगा बच्चे के टी। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आया, प्रोपोर्शनल टू क्या आया टी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, थर्ड ऑप्शन। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए देखते हैं। According to kinetic theory of gases, pressure exerted by perfect gas is equal to, है ना। kinetic theory of gases में प्रेशर आप जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो कितना हो जाता है बच्चे 3/2 RT। 1 मोल ऑफ गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 RT। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एनर्जी E हो गया और हो गया 3/2 RT। n मोल्स के लिए अगर लिखोगे तो RT के जगह पे 1 मोल के लिए PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन होता है nRT, n इक्वल टू 1 कर दोगे तो PV इक्वल टू RT आ जाएगा। तो RT के जगह पे आप लिख सकते हैं 3/2 PV, और ये हो जाएगा E। अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, यहाँ से हमें लिखना है प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा 2E/3, है ना, 2E/3V। प्रेशर इक्वल टू 2E/3V। हाँ, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है 2/3 ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। 2/3 ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3। क्लियर है, सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3। सही है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A body starts from rest and moves with a constant acceleration. The ratio of the distance covered in the n-1th second to the distance covered in n-1 second. तो सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, है ना, nth सेकेंड लिख लेते हैं। तो nth सेकेंड का आप फॉर्मूला जानते होंगे, हो जाता है a/2 2n-1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a/2 2n के जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा n-1, है ना। वो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है, हमसे पूछ रहा है n-1th, तो हम n के जगह पे n-1 पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a/2 sn-1 नेथ a/2 और हो जाएगा 2n-2, तो ये हो जाएगा 2n-3। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, रेशियो बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, है ना, इस nth था n-1 सेकेंड है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 होगा दोनों कंडीशन में, तो हाफ at स्क्वायर, तो n-1 स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है रेशियो, है ना, क्या रेशियो
एस एन माइनस वन अपॉन एस एन माइनस वन। अब इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा a बाई टू, 2n माइनस थ्री, और इधर हो जाएगा वापस a बाई टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 2n माइनस थ्री अपॉन n माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। और सही ऑप्शन बन रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज अ मास डेंसिटी दे रखा है, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए रो नॉट स्क्वायर है ना, और बाहर में 0 है। ठीक है, तो जैसे कि एक स्फेयर है ऐसे, है ना, आर रेडियस का। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि अ टेस्ट मास कैन अंडरगोज अ सर्कुलर मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोई मास है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इट्स अ स्पीड v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। इसका जो स्पीड होगा वो ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगा, और v ऑर्बिटल आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है, रूट जी एम अपॉन आर। तो पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर r लेस देन r के लिए। तो r लेस देन r के लिए ऑर्बिटल स्पीड v नॉट लिखेंगे, तो g m लिखेंगे तो हो जाएगा, मान लो r डिस्टेंस पे हम लोग लिख रहे हैं, तो मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, और इंटू डेंसिटी कितना है बच्चे, रो नॉट स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, तो ये आर आ गया। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो वी नॉट आएगा, यहाँ पे आर क्यू है, आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आर आएगा, तो वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है ना बच्चों, है ना। और इसी तरीके से ये तो अंदर की बात हो गई। अब यहीं से सवाल बन चुका है, पर वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आर मतलब ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, है ना, एक ही में है, यहीं पे है ना। बाहर अगर देखना चाहो तो बाहर भी देख सकते हो, बाहर लिखोगे आउटसाइड में फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो वी नॉट हो जाएगा जी, मास तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। बाहर देखोगे तो मास फिक्स हो गया, जी मान लो मास m है तो m अपॉन r, है ना, रूट जी एम अपॉन आर। क्लियर है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि वी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है ना। तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। A loaded spring vibrates with period t. The spring is divided into 9 equal parts and same load is suspended from one of these parts. The new time period. देखो पहले लोडेड था, है ना, मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि k जो है k इंटू एल कांस्टेंट होता है। अब इसको कट कर दिया 9 इक्वल पार्ट में, तो लेंथ रिड्यूस हो गया 9th टाइम से, तो k नया जो होगा k न्यू l के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो k 9k हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड बच्चे देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट k के, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 रूट k2 अपॉन k1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए k2 अपॉन k1 लिख रहे हैं। पहले टाइम पीरियड t था, बाद में t2 हो गया, मान लो k बाद में 9k हो गया, पहले था k। अब यहां से t2 लिखोगे तो t2 इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन रूट 9 डेट इज t अपॉन 3। क्या हो जाएगा, t अपॉन 3। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A projectile is fired from the ground at a certain angle. Its vertical displacement y varies with horizontal displacement x as y equal to x square minus bx square। यहाँ तो इक्वेशन ये पैराबोला का है ना, इक्वेशन ही क्या है, पैराबोला का है। क्लियर है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ट्राजेक्टरी बताना है तो पता ही चल गया।
क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द पुली अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1 and 2 आर आइडेंटिकल, the mass of the rope is negligible. The figure 1, the mass m is lifted by attaching a mass 3m to the other end of the rope. M is lifted by pulling a other end of the rope with the downward force of 3mg. The acceleration of m is. एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है दोनों सिस्टम का। हम लोग पहले इस वाले का एक्सेलरेशन लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले का अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखें, इसको a1 बोल देता हूं बच्चे, हमें लिखने आता है, हो जाएगा 3m माइनस एम अपॉन 3m प्लस एम और इंटू जी, है ना। तो हो जाएगा 2m अपॉन 4m इंटू जी और ये आएगा g/2। a1 आया, g/2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाले का अगर एक्सेलरेशन लिखें तो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स। तो देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 3mg, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है 3mg और नीचे इस पे लग रहा होगा mg। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस mg नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मास तो एक ही है तो m हो गया। तो a2 का एक्सेलरेशन आप देखेंगे तो 3mg माइनस mg 2mg अपॉन m, a2 हो जाएगा 2g। क्लियर है। अब हम a1 और a2 का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं a1 अपॉन a2 कर दूं, अगर मैं a1 अपॉन a2 कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/4। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है। अब इसमें से ऑप्शन चूज कर लीजिए। एक्सेलरेशन के बारे में, द एक्सेलरेशन ऑफ m इज द सेम इन द बोथ केस, गलत है। लेस इन 1 देन इन 2 बाई अ फैक्टर ऑफ 1/2, गलत है। लेस इन 1 देन 2 बाई अ फैक्टर ऑफ 1/4। क्लियर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 12 sin 2 pi 0.2x minus 3t, where x and y are in centimeter and t is in second. At an instant, the phase difference between 2 points separated by 0.5 centimeter in x direction. क्लियर है। हमसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, ये देखो k x माइनस ओमेगा टी है। तो k अगर लिखेंगे यहाँ पे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.2 यानी कि 0.4 पाई, 0.4 पाई। क्लियर है। और डेल्टा x कितना है, सवाल में पूछ रहा है कि डेल्टा x है 0.5 सेंटीमीटर। हमसे डेल्टा 5 फेज डिफरेंस पूछ रहा है और ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा x यानी कि 0.4 पाई, है ना, और इनटू डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 180। क्लियर है ना। और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 36 डिग्री। सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। A body of mass 4 kg moves along the x-axis with velocity of 4 meter per second. A second body of mass 6 kg, हाँ तो m1 दे रखा है 4 kg, ठीक है। v1 है 4 मीटर पर सेकेंड along x-axis बोल रहा है, i कैप ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा m2 मास 6 kg moves along by, तो 6 kg है, by के along मूव कर रहा है, v2 लिख लेंगे 6j कैप with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, 2j कैप, ठीक है। दे कोलाइड एट ऑरिजिन एंड स्टिक टुगेदर, स्टिक कर रहा है मतलब ई का वैल्यू कितना है 0 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द कोलिजन, तो डेल्टा के हो जाता है बच्चे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हाफ
हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, u1 है 4i कैप माइनस 2j कैप का स्क्वायर मॉड का। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा के आ जाएगा इधर 24 अपॉन 20, 6 इंटू 4 24 और नीचे हो गया 20, यू 4i माइनस 2j कैप, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो उसका स्क्वायर होगा। तो 24 अपॉन 20 और इंटू 20 स्क्वायर करेंगे तो 20 ही बाहर आएगा, 24 जूल होगा। कितना हो जाएगा? 24 जूल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैच करना है यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या है बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा गामा इक्वल टू 3 अल्फा, देख लीजिए इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा 4। बहुत आसान है। सी इक्वल टू 1/n डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, तो ये हो जाएगा 1। डी क्यू बाई डी टी के T2 माइनस T1, ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है, तो 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 और क्या है 2 1 2 1, नहीं ये नहीं हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। A stick is thrown in the air and lands on the ground at some distance from the thrower. The center of mass of the stick will move along the parabolic path. देखो स्टिक को अगर तुम थ्रो करोगे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक ही होगा, पैराबोलिक ही होगा। क्यों? क्योंकि जब जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे, है ना, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना, अपॉन m। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके अंदर g ही होगा नीचे की तरफ, है ना। तो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन है, जैसे पार्टिकल का मोशन होता है, वैसा ही सेंटर ऑफ मास का होगा, और वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ओनली इफ द स्टिक हैज द शेप, गलत है। ओनली इफ द स्टिक हैज लीनियर मोशन, गलत है। ओनली इफ द स्टिक इज यूनिफॉर्म, गलत है। इन ऑल केसेस 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेंटर ऑफ मास का पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। A long metallic wire is carrying heat from one of its end to other end. Under a steady state, the variation of temperature theta along the length x of the bar from its hot end is best described by. देखो जैसे पूछ रहा है कि x पे जो टेम्परेचर थीटा है, हम लोग जानते हैं रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट होता है पूरे वायर के अंदर स्टेडी स्टेट में। तो डी क्यू बाई डी टी हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चे? माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स हो जाता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी और इंटू के ए। ठीक है, कांस्टेंट है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के डैश, नया कांस्टेंट, तो डी थीटा इक्वल टू माइनस के डैश डी थीटा, है ना। इंटीग्रेट कर दोगे तो आएगा थीटा इक्वल टू, सॉरी इधर एक्स आएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डैश एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी, है ना। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, क्या है? नेगेटिव स्लोप है।
है ना, तो नेगेटिव स्लोप क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। An automobile moves on a road with a speed 72 km per hour. The radius of its wheel is 0.4 मीटर। ठीक है, स्पीड दे रखा है v कितना 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, और रेडियस दे रखा है 0.4 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है 4 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इफ द vehicle is brought to rest in a 25 second, the magnitude of average torque पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी, है ना। तो ये निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे बट बच्चे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 20 अपॉन 25 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अल्फ़ा लिखेंगे तो a अपॉन आर हो जाएगा। तो 4/5 अपॉन आर लिखेंगे तो 0.4 हो जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हमसे पूछा जा रहा है टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा आई अल्फ़ा। आई दे रखा है 4, अल्फ़ा दे रखा है 2, तो हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर। सही ऑप्शन है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है 23 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखेंगे 24। आ जाइए। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर 0.5 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फील्ड ओपन टैंक। हाइट दे रखा है 5 मीटर। जी का वैल्यू 10 लेना है हमें। द रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिख लेते हैं। और ये होता था बच्चे √2GH। तो √2 जी का वैल्यू हो जाएगा 10, एच का वैल्यू है 5, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हमसे पूछ रहा है बच्चे रेट ऑफ फ्लो क्यू। रेट ऑफ फ्लो क्यू जो होता है, रेट ऑफ फ्लो वो होता है a इंटू वी। क्या होता है, a इंटू वी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से ही दे रखा है, तो 0.5 इंटू मिलीमीटर है तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। और सही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। रेट ऑफ फ्लो होता है a इंटू वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 25। A charge of 16 microcoulomb placed at the center of hemisphere of radius 4 centimeter as shown, the electric flux through the hemisphere। हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। इस सवाल के अंदर एक हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब सोचो सेम हेमीस्फीयर अगर ऊपर से रख दिया जाता है तो बिल्कुल इनक्लोज हो जाता ना। और बिल्कुल जब इनक्लोज हो जाता है तो पूरे से फ्लक्स कितना आता, पूरे से Q/ε0, है ना। तो स्फीयर से होता ना बच्चे। और अगर फ्लक्स मुझे हेमीस्फीयर से चाहिए तो क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज Q/2ε0। Q का वैल्यू 16 माइक्रोकूलम, तो 16 इंटू 10⁻⁻6। 2 ε0 हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये 16 अपॉन नीचे 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ऑलमोस्ट 17.6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और इनटू पावर का अगर मैं बात करूं तो पावर हो जाएगा 10 का पावर +6। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑलमोस्ट, ये आ जाएगा बच्चे 0.9 ऑलमोस्ट आएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 5। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। किसी तरह का कोई समस्या नहीं। आगे देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। बिल्कुल आसान था ये सवाल। आगे देखते हैं 26। अब देखो बोल रहा है द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड इज 8 वोल्ट इन द गिवन सर्किट। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि रिवर्स जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है 8 वोल्ट, तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है 8 वोल्ट है, ठीक है। द करंट आई जेड थ्रू द जेनर डायोड, अब हमसे इसके थ्रू करंट पूछ रहा है, तो अगर 8 वोल्ट है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 8 वोल्ट हो गया, तो यहाँ से जो करंट होगा वो हो जाएगा 8/2, मतलब कि 4 मिली एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है ना। अब जब यहाँ से 4 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट रहा होगा, है ना। और जब 10 वोल्ट रहा होगा तो यहाँ से करंट हो जाएगा V/R 10 मिली एम्पियर। अब बच्चे यहाँ से 10 मिली एम्पियर जा रहा है, 4 इधर चला गया तो इधर कितना गया, इधर गया 6 मिली एम्पियर। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं। हाँ, if earth suddenly shrinks by 1/4 of its present radius, the acceleration due to gravity will be। बोल रहा है कि अगर अर्थ श्रिंक कर जाए, है ना, श्रिंक कर जाए मतलब उसका रेडियस कम हो जाए लेकिन मास क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग जानते हैं g जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा, क्योंकि मास को क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं g1/g2 इक्वल टू r2/r1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलो पहले क्या था, पहले g था, बाद में मान लेते हैं g2, यही तो फाइंड आउट करना है। बाद में रेडियस कितना हो गया, तो रिड्यूस श्रिंक बाई बोल रहा है, श्रिंक 2 नहीं है, बाई 1/4, तो 1/4 से श्रिंक कर गया, तो पहले r था और r/4 से घट गया, तो कितना बच गया, 3r/4। कितना बच गया, 3r/4, तो r2 हो जाएगा 3r/4 का स्क्वायर अपॉन पहले क्या था, r²। क्लियर है, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो g/g2 इक्वल टू 9/16 हो जाएगा, और g2 लिखेंगे तो 16/9 और इंटू g आ जाएगा, 16/9 इंटू जी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो 27 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे वाला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं। On introducing a thin film in the path of one of the two interfering beam, the central fringe will shift by 6 fringe width, है ना। शिफ्ट दे रखा है यहाँ पे, शिफ्ट कितना दे रखा है, 6 बीटा, कितना 6 बीटा, और म्यू दे रखा है कितना 1.5, और थिकनेस ऑफ फिल्म पूछ रहा है। तो शिफ्ट तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, d/d μ-1 इंटू टी। अगर किसी एक स्लिट के ऊपर अगर आप एक फिल्म प्लेस कर देंगे तो उसके वजह से फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, और कितने से शिफ्ट हो जाता है, d/d μ-1 इंटू टी से। और कितना शिफ्ट हुआ है, तो 6 फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ जो होता है वो होता है लैम्डा d/t, तो d/d कट गया, ठीक है। यहाँ से t आएगा बच्चे 6 लैम्डा अपॉन μ-1। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू है 1.5 - 1, ये हो जाएगा 12 लैम्डा, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर
1। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, a metal wire is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of electron in it. अब देखो, इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे एक मेटल वायर है ना, एक वायर मान लो, एक वायर है, ठीक, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है ना। और जो V है, VA माइनस VB बोल रहा है कि कांस्टेंट है ना, सवाल के अंदर ही बोल रहा है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन में सारे के सारे क्या बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चे E अपॉन m इंटू टाउ। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम घटता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंट हो जाएगा, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा? घटेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। A resistor R draws power P when connected to an AC source. If capacitance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be. तो पहले पावर P ड्रॉ कर रहा था, तो पावर P इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर RMS अपॉन R, पहले इनिशियली, है ना। तो यहाँ से VRMS लिख सकते हो, VRMS हो जाएगा रूट PR, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करने की वजह से पहले इम्पीडेंस जो था, है ना, इम्पीडेंस R के बराबर था, लेकिन अब जो इम्पीडेंस है अब वो क्या हो गया बच्चे? Z। तो नया पावर, न्यू पावर क्या हो जाएगा? तो वोल्टेज तो ही रहेगा, तो VRMS का स्क्वायर अपॉन Z, VRMS अपॉन Z करंट हो जाएगा, करंट का स्क्वायर I स्क्वायर R, नया पावर हो जाएगा। क्लियर है? तो VRMS कितना है बच्चे? तो रूट PR का स्क्वायर अपॉन Z और इंटू R, तो हो गया P, स्क्वायर करेंगे तो P बाहर आ जाएगा, R इंटू R स्क्वायर हो गया अपॉन Z स्क्वायर तो था ही, तो PR बाई Z का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं, सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। अ डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 माइक्रोमीटर इफ इट कंटेन्स 6 × 10⁻12 एटम्स। हर डोमेन के अंदर कितना एटम्स है? 6 × 10⁻12 एटम्स। एंड ईच एटॉमिक डाइपोल्स हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 7 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देन मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन इज, है ना। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? आई हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखेंगे तो कितना एटम्स है बच्चे? 6 × 10⁻12, और हर एक का कितना डाइपोल मोमेंट है? 7 × 10⁻22, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, है ना। तो साइड लेंथ क्यूब का दे रखा है 2 माइक्रोमीटर, तो
अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है ना, और माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 का क्यूब करेंगे तो -18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 इंटू 8 42/8 इंटू पावर रह जाएगा ए प्लस हो जाएगा -12 -4 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 8 5 जा, तो ये 5.25 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा। सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए देखते हैं। द फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, है ना, इसको मेजर करना है। द रिलेशन PQ अपॉन RG विल बी सेटिस्फाई। PQ अपॉन RG हो गया मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, है ना। तो इसमें से देख लीजिए, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन स्विच S इज ओपन। The galvanometer shows a deflection when switch is closed. The galvanometer shows no deflection. The galvanometer shows no change in deflection whether S is open or closed. यही सही है। ठीक है, यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसको क्लोज करो, ओपन करो, इसके अंदर किस तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि उसमें करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इसको क्लोज करोगे तब भी वही करंट फ्लो करेगा, ओपन करोगे तब भी वही फ्लो करेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, द गिवन लेंस म्यू दे रखा है 1.5 इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट रीअरेंज्ड एज शोन इफ द इनिशियल फोकल लेंथ इज 2f। इस लेंस का इनिशियल फोकल लेंथ कितना है? 2f। क्लियर है ना? देन आफ्टर रीअरेंजमेंट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। 4 पार्ट है, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, ऐसे कट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस लेंस को इस तरीके से कट कर देंगे तो 2 हाफ में बट जाएगा, है ना। क्योंकि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो फोकल लेंथ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी 2f है और इसका भी 2f है। क्लियर है? लेकिन अगर इसी लेंस को आप इस तरीके से कट कर देंगे, है ना, तो फोकल लेंथ बच्चे डबल हो जाएगा। तो 2f था तो इधर 4f, इधर भी 4f। ठीक है, अब 4f करने के बाद इसको कट कर दो तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस बनेगा, हर एक पार्ट का, वो कितना रह जाएगा? ऐसे कट करने से तो फर्क पड़ता नहीं है, तो 4f 4f। तो सबका 4f है, इसका भी 4f, इसका भी 4f, इसका भी 4f। तो 1/f इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो 1/4f प्लस 1/4f प्लस 1/4f प्लस 1/4f। क्लियर है? तो f इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आ जाएगा 4f/4f। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लॉजिक गेट का सवाल है। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। ध्यान से देखो, इस तरह के सवाल में हमेशा ट्रूथ टेबल बना लो। ए बी और ए बल्ब का आउटपुट जो है वो बाई है। ठीक है, अब तुम्हें सोचना है कि 0 का मतलब ये स्विच ओपन है, 1 का मतलब क्लोज है, 0 का मतलब ओपन है, 1 का मतलब क्लोज है। तो ए बी 0 0 मतलब मैंने दोनों को ओपन रखा। तो जब दोनों को ओपन रखोगे तो इधर से तो करंट ही नहीं जाएगा। करंट किधर से जाएगा? बल्ब से होके। और जब बल्ब से होके करंट जाएगा तो आउटपुट मिलेगा, मतलब बाई 1 हो रहेगा। ठीक है, अब मान लो तुमने ए को क्लोज कर दिया, बी को ओपन कर दिया। अब इसको क्लोज कर दो और इसको ओपन कर दो, अब भी करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से ही जाएगा, है ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 0 1 कर लो, फिर भी एक को ओपन रखा, इधर से करंट जाएगा ही नहीं, इधर से ही जाना पड़ेगा उसको, तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। अब दोनों को क्लोज कर दो 1 1, तो दोनों को क्लोज करो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इधर से करंट, बल्ब से करंट नहीं जाएगा तो आउटपुट मिलेगा 0। तो देख लो ये किसका है ना।
तो ये है बाई इक्वल टू ए इंटू बी का बार, है ना, दैट इज नैंड गेट। तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, नैंड गेट। क्लियर है बच्चों, है ना, एंड का नॉट है, एंड प्लस नॉट है, ध्यान से देखिए। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया ए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कैपेसिटर के बीच में होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स क्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, और एरिया पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिपेंड ही नहीं करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिपेंड ही नहीं करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। लिनियरली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सही ऑप्शन है। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिपेंडेंट होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन बी आ चुका है आपका। तो सेक्शन बी का देखेंगे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन, है ना, असर्शन। फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कनेक्टिंग पॉइंट ए टू बी। सही बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उस कंजर्वेटिव फील्ड का के अंदर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, पहला स्टेटमेंट सही है। द नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो, ये भी सही है ना। तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। A proton and alpha particle enters a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. If proton has 20 proton takes 72 microsecond, है ना, 72 microsecond to make 12 revolution। तो 72 माइक्रोसेकेंड ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, 12 रिवॉल्यूशन में। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेगा, तो 72 अपॉन 12, है ना, तो कितना हो जाएगा जी, 6 माइक्रोसेकेंड। और यही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, देन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, किसका टाइम पीरियड दे रखा है, प्रोटॉन का। अल्फा पार्टिकल का हमसे पूछ रहा है, तो पहले तो टाइम पीरियड का रिलेशन लिखते हैं। तो क्या होता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, है ना। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल है m अपॉन क्यू के। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, T1 अपॉन T2, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो M1 अपॉन M2, और चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो Q2 अपॉन Q1। तो T1 दे रखा है 6, T2 हमें फाइंड आउट करना है। M1 हो जाएगा M, अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m, Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाता है 2e, और प्रोटॉन का हो जाएगा E। ठीक है, तो यहाँ से T2 जो आएगा, T2 आ जाएगा कितना, 6 इंटू 2, दैट इज 12 माइक्रोसेकेंड। तो सही आंसर हो गया 12 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। समझ गए होंगे आप इसको। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेट बी विद फ्रिंज विथ, बी क्या है, फ्रिंज विथ बीटा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ओके। लेट आई नॉट विद द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट अ डिस्टेंस 2x फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, द इंटेंसिटी विल बी। ध्यान से देखिए, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो यहां से पूछ रहा है इधर, इसको बाई बोलते हैं, और बाई का वैल्यू क्या दे रखा है, 2x। तो बाई अगर 2x है तो डेल्टा x होता है बच्चे बाई
डी अपॉन डी, क्या हो जाता है बाई डी अपॉन डी, तो हो जाएगा डी अपॉन डी इंटू 2x। ठीक, और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर, है ना, 5/2 होता है, और इसको लिख सकते हो आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 मतलब पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, तो आई नॉट हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स को पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी इंटू 2x। ठीक, डी अपॉन डी इंटू 2x। अब देख लीजिए इसको क्या है, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई 2x और नीचे आ गया लैम्डा डी अपॉन डी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स अपॉन बीटा, 2 पाई एक्स अपॉन बीटा। ध्यान से देखिए, है ना, यही तो है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो 38 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। यहाँ से डेल्टा एक्स निकाला हमने, डेल्टा एक्स निकाल के इस रिलेशन में 5/2 होता है पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि 5 होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पुट कर दिया। यही तरीका है बनाने का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Two concentric circular loops of radii r1 and r2 are placed in same plane with their center coinciding। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। r1 is greater than r2, तो बाहर वाला r1 है, अंदर वाला r2 है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम विल बी। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करते हैं हम लोग, हमेशा करंट फ्लो करवा देते हैं बाहर वाले में, अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं और फ्लक्स लिख लेते हैं। तो फ्लक्स लिखेंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाहर वाले की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, यही आ जाएगा बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स लिखना है तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर वाले का एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि फाई जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 और इंटू आई, है ना। m इक्वल टू क्या होता है, m। अब देखो मैं फ्लक्स किससे लिख रहा हूँ, फ्लक्स स्मॉलर लूप से लिख रहा हूँ 2 से। करंट किस में डाला है, फर्स्ट में, तो एक फाई 2 है ना, और एक करंट किसके अंदर है, फर्स्ट वाले के अंदर है। किसके अंदर है, फर्स्ट वाले के अंदर। तो m हो जाता है फाई 2 अपॉन आई, है ना, फाई 2 अपॉन आई। तो फाई 2 अपॉन आई अगर m लिखोगे तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, तो 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। A transformer connected to 240 volt mains is used to light a lamp of rating 200 watt। पावर आउटपुट दे रखा है 200 watt at 120 volt। If the primary current 0.9 एम्पियर, प्राइमरी वोल्टेज 240, हमसे पूछ रहा है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हो जाएगा पावर आउट पावर इन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी इंटू 100, तो हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 240 इंटू 0.9 और इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 93%। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई वेरीज विथ टाइम एज V इक्वल टू 200 sin pi t cos pi t
द मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ, ध्यान से देखिए, हमें रिलेशन दे रखा है V इक्वल टू 200 साइन 200 पाई टी और इंटू कॉस 200 पाई टी। अब इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ गया, इसको 100 कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 साइन 200 पाई टी और इंटू कॉस 200 पाई टी। एक रिलेशन आपको याद दिलाता हूँ मैं बच्चे, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम रिलेशन है ना। तो इसको लिख सकते हैं 100 साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 400 पाई टी। तो एम्पलीट्यूड, अब बिल्कुल SHM वाला इक्वेशन आ गया है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 100, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो ये 2 पाई एफ इक्वल टू 400 पाई है, तो एफ इक्वल टू कितना आया 200 हर्ट्ज, कितना 200 हर्ट्ज। तो एम्पलीट्यूड 100, फ्रीक्वेंसी 200, तो 100 एंड 200, 100 एंड 200, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। तो 41 का ऑप्शन हो गया 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 बिल्कुल आसान है, थ्योरी का पार्ट है, आपको याद होना चाहिए। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डायरेक्ट पूछ दिया आपको, ये होता है लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। क्या होता है कांस्टेंट, बीन्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, बल्क मॉडुलस दे रखा है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन बल्क मॉडुलस हो जाता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। माइनस में माइनस साइन छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो डेल्टा P है P और डेल्टा V अपॉन V हो गया और इधर B हो गया। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा V अपॉन V अगर लिख रहे हैं तो आ रहा है P अपॉन B, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है RQ के। तो डेल्टा V अपॉन V लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा R अपॉन R, है ना। तो ये पहला इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन यहाँ है। यहाँ से बच्चे डेल्टा V की जगह पे क्या लिखेंगे 3 डेल्टा R अपॉन R इक्वल हो गया P अपॉन B के फ्रॉम 1 एंड 2 से, होगा कि नहीं। डेल्टा R अपॉन R क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा P अपॉन 3B, P अपॉन 3B। तो सही ऑप्शन हो जाएगा P अपॉन 3B। 43 का ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। 43 आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो चलिए 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I नॉट है। तो I नॉट क्या हो जाएगा, डिस्क है तो हो जाएगा mr²/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर सर्कुलर डिस्क, एक दूसरा डिस्क है ना, ऑफ सेम मास, मास तो वही है लेकिन रेडियस नया है, रेडियस नहीं है, थिकनेस भी सेम बोल रहा है, यहां भी थिकनेस सेम, इवन थिकनेस भी सेम है, ठीक है। सेम मास है मतलब इसका मास और इसका मास सेम होगा, तो m1 इक्वल टू m2 कर लेते हैं। पहले वाले का मास लिखेंगे तो एरिया πr² इंटू थिकनेस t, और डेंसिटी अलग अलग है ना। पहले वाले का डेंसिटी अगर रो बोल दूं मैं, है ना, तो दूसरे वाले का πr' का स्क्वायर, थिकनेस भी सेम है,
डेंसिटी इस बार रो बाई 4 है ना, सवाल में बोला जा रहा है। ठीक है बच्चे, रो रो कट जाएगा, पाई पाई टी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आर डैश स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया, तो आर डैश मतलब 2r हो गया, मतलब नया वाला जो है आर डैश वो क्या है 2r। मास तो सेम ही है दोनों का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर न्यू लिखूं, आई न्यू, तो क्या हो जाएगा m 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 2mr स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2mr स्क्वायर, और ये क्या है पहले वाले का 4 टाइम्स है। कितना है, तो यह है 4i0। कितना है 4i0, इसका कितना है वो 4 टाइम्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 12 kg of oxygen gas is heated as to raise its temperature from 30 to 130 degree Celsius. If the heating is done at constant pressure, the external work by the gas. एक्सटर्नल वर्क ऐसे क्या होता है NR डेल्टा T। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे बना सकते हैं, मास दे रखा है ऑक्सीजन का 12 kg, तो 12,000 ग्राम हो जाएगा अपॉन 32 8.314, और डेल्टा T 130 माइनस 30, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, नहीं यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इससे बनाना चाहते हैं तो Cp और Cv का वैल्यू जो है वो कैलोरी पर ग्राम में है। जब ऐसा हो तो वर्क हो जाएगा mR डेल्टा T। R को आपको किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे mCp माइनस Cv डेल्टा T, तो ये हो जाएगा 1200 नहीं 12,000। ठीक है, ग्राम Cp माइनस Cv आपके सामने है, पुट कर लीजिए 0.219 माइनस 0.157, डेल्टा T 130 माइनस 30। अब यहाँ से जो आंसर आएगा बेटा आपको कैलोरी में मिलेगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा, और ये भी क्या आएगा ऑलमोस्ट 312 किलो जूल आएगा। तो इससे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे यूनिट अलग है। वैसे हम लोग को ज़्यादातर जो सवाल बनाते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले से बनाए हैं कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन nRT डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं। आ गया है तो ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। A cell of mass m is at rest. Initially it explodes in 3 fragments having mass in the ratio 3:3:2. If the fragment having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with the speed v, the speed of third mass. देखिए पहले रेस्ट में था, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो पी आई इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। पहले एक शेल था, है ना, रेशियो दे रखा है 3:3:2, है ना, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल, और इसका मास कितना दे रखा है m, कितना है मास m, है ना। तो ऐसा करते हैं, आसान बनाने के लिए हम लोग लेते हैं 3 6 2 8, तो इसका एक का मास 3m हो गया, इसका 3m हो गया और इसका 2m हो गया, है ना। और जब सब मिल गया तो कितना हो गया 3 3 6 और 2 8, तो 8m। तो इनिशियली कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेस्ट में है, तो 0 हो जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा बच्चे, तो इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट, एक्सप्लोड करता है 3 फ्रैगमेंट में। मास इन द रेशियो, 2 का सेम मास है और सेम मास वाला किधर गया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो 3m, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा है v, तो 3mv एक आई कैप मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 3mv जे कैप, और तीसरा हो जाएगा 2mv डैश, है ना, थर्ड वाले का। क्लियर है, इनिशियली तो 0 ही था। ठीक है, अब यहां से हम लोग v डैश लिख सकते हैं,
2mv डैश हो जाएगा माइनस 3mv आई कैप प्लस जे कैप, v डैश हो जाएगा माइनस v बाई 3v/2 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? हमसे स्पीड पूछा है बच्चे, है ना? क्या पूछा है? ये तो वेक्टर फॉर्म में है ना, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3v/2 इंटू √2, है ना? तो 3v/√2, 3v/√2 सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो 46 का क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0, बाद में 2 का तो बता ही दिया है, तीसरे का मोमेंटम लिख लिया हमने और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। A string is stretched between fixed points separated by 120 centimeter. It is observed to have a resonant frequency 330 and 440 Hz. There are no other resonant frequency between these two. Then the lowest resonant frequency for this string. Fundamental frequency एक्चुअली में पूछ रहा है, तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं NV/2L 330 है और ये दो कंसेक्यूटिव है ना? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 330 440 हर्ट्ज, है ना? और इसके बीच में कोई दूसरा नहीं है, तो दूसरा रहा होगा n+1 V/2L और ये कितना है 440, तो n डिवाइड कर लो दोनों को, n/n+1 3/4, है ना? तो यहां से मिल गया n = 3। तो फंडामेंटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हो जाएगा V/2L। तो 3V/2L है 330, तो V/2L हो जाएगा 330/3 110 हर्ट्ज, है ना? तो 110 हर्ट्ज। नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसके बीच का फिर जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वही फंडामेंटल हो जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। In planetary motion, the aerial velocity of position vector of planet depends on angular velocity omega, linear velocity v and distance of planet sun r. If so, that correct relation. तो हम लोग जानते हैं dA/dt एरियल वेलोसिटी कहलाता है, ये हो जाता है L/2m, है ना? L हो जाता है बच्चे mv/2m, तो mm कट गया, है ना? तो आप देख रहे हैं dA/dt जो है वो है v/r/2, है ना? v/r/2 सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो क्लियर है? 48 का सही ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। The minimum force required to start pushing a body up rough inclined plane. देखो रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर बॉडी को पुश करना है ना? पुश कर रहा है, नीचे से लगा देता हूं इसको, हाँ ऊपर की तरफ पुश करना है, अप, ठीक है? तो फोर्स लगाना पड़ता है F1। इस केस में फ्रिक्शन बेटा लगेगा नीचे की तरफ, है ना? और F1 जो कम से कम रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यानी कि mg कॉमन ले सकते हो, sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा मिनिमम ऊपर ले जाने के लिए चाहिए, है ना? और प्रिवेंट करने के लिए, जब तुमको रोक के रखना है तो फ्रिक्शन टू प्रिवेंट, इस केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तुम्हारा फोर्स भी ऊपर लगेगा और mg sin थीटा नीचे लगेगा। तो F2 इस केस में हो जाता है mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एक में प्लस दूसरे में माइनस, ठीक है? हमसे पूछ रहा है F1/F2,
तो F1 अपॉन F2 लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों रिलेशन, पहला और दूसरा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चे हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा बच जाएगा, और इधर कॉस थीटा गायब हो जाएगा, म्यू बच जाएगा, और यहाँ वापस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बन जाएगा, और ये माइनस म्यू बन जाएगा। सवाल में टैन थीटा दे रखा है, टैन थीटा कितना है बच्चे, इधर प्रिंट हो गया है, टैन थीटा 3 म्यू है, तो यहाँ हो जाएगा 3 म्यू प्लस म्यू, नीचे हो जाएगा 3 म्यू माइनस म्यू, मतलब 4 म्यू अपॉन 2 म्यू, कितना आएगा 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 1, और आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। An equilateral triangular loop ABC made of uniform thin wire is being pulled out a region with a uniform speed v, where A is uniform magnetic field, B perpendicular to the plane of the loop exists at time t equal to 0. The point A is at the edge of the magnetic field. That induced current versus time graph will be. देखिए एक सवाल दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक ट्रायंगुलर लूप है और इसको पुल आउट किया जा रहा है, मतलब इस फील्ड से इसको बाहर किया जा रहा है विद वेलोसिटी v से। तो बोल रहा है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और टाइम के बीच में कौन सा ग्राफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट का सेम ही ग्राफ होगा। एक्चुअली में सवाल में करंट के बारे में बात कर रहा है। तो करंट हम लोग जानते हैं E अपॉन आर हो जाएगा, और E हो जाएगा कितना, E हो जाएगा बेटा डी फाई अपॉन डी टी और इंटू 1/r, एक करंट हो जाएगा। ठीक है। आई अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो डी फाई बी को अलग कर देते हैं, डी ए अपॉन डी टी, मतलब कि आई जो है वो हो गया B/r डी ए अपॉन डी टी। अब हमें बस इतना देखना है कि करंट और डी ए अपॉन डी टी में क्या रिलेशन है ना, तो डी ए अपॉन डी टी। चलो मान लो कुछ टाइम बाद ये लूप ऐसे बाहर आ गया, है ना, क्लियर है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो जो चेंज इन एरिया है वो यही हो गया, और इसका एरिया अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया बच्चे बेस और ये हो गया हाइट। क्लियर है। और ये एंगल है 60 डिग्री, है ना, तो अगर tan 60 डिग्री लिखोगे, tan 60 डिग्री, तो ये सामने वाला साइड h अपॉन b/2, h अपॉन b/2, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि b जो है वो है 2h अपॉन √3। b क्या है, 2h अपॉन √3, है ना। तो यहाँ से एरिया जो है वो पता चल जाएगा, हाफ b के जगह पे लिखेंगे 2h अपॉन √3 और इंटू h, 2 कट जाएगा बच्चे, एरिया आपको समझ में आएगा कि h² अपॉन √3 है ना। और अगर v वेलोसिटी से हम लोग खींच रहे हैं तो आफ्टर टाइम t, किसी टाइम t पे मैंने माना था ये, है ना, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो एरिया एक्चुअली में क्या है, vt का स्क्वायर अपॉन √3 है, मतलब v² अपॉन √3 और इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, लेकिन कोई तरीका नहीं है। अगर आप सही से समझना चाहते हैं, मैथमेटिकली समझना चाहते हैं, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। ऐसे कुछ बोल देने से अच्छा है कि मैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दूं कि कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करूं, अब एरिया आ गया, डी ए अपॉन डी टी लिख लेते हैं। तो डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे तो हो जाएगा v² अपॉन √3,
टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो आपको समझ में आ गया होगा कि dA/dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू t है, प्रोपोर्शनल टू t है। तो हमें पता चल गया dA/dt है प्रोपोर्शनल टू t, मतलब I जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया t। क्लियर है? तो I प्रोपोर्शनल टू t होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहा होगा। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।